Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fifth part of quantum mechanics unit. हम इसके पीछे 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमने आपको बताया था वेव फंक्शन और उसके नॉर्मलाइजेशन पे बात करी थी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे 1D बॉक्स सिस्टम की। तो वेव फंक्शन ये हम पीछे फोर्थ पार्ट से ही मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट देखना पड़ेगा। वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स 1D बॉक्स इज वी नो, ऐसे लिख देंगे, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं कि वेव फंक्शन आपके पास साइज इक्वल टू होता है a 2 sin n pi x अपॉन l, जहां पर l क्या है, l डिस्टेंस का 1D बॉक्स था, 0 to l डिस्टेंस का ये 1D बॉक्स था। 1D बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स है। यहाँ पे पार्टिकल ने मोशन करना है, जहाँ पे साइज 0 नहीं था, पोटेंशियल 0 आता है। हमने प्रूव करके हम फोर्थ पार्ट तक हम ये बात कर चुके थे, मैं उसको बाद में दोबारा नहीं बता रहा। इस इक्वेशन को 1 पढ़ लेंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं इसको भी सिखाऊंगा कभी, वैसे नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने बात करी है थर्ड वीडियो में, पर फिर फोर्थ पार्ट में मैंने नॉर्मलाइजेशन भी बताया है। पर फिर भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन साई ऐसे लिख लेंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन साई इन इक्वेशन 1 में जो ये साई है, वेव फंक्शन साई है, उसे हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट क्या मिलेगा हमें, साई इज इक्वल टू ए की, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसे सॉल्व करके आता है आपका √2/l, और ये आपके पास बनेगा sin n pi x अपॉन l। तो ये जो l है, l इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 represent normalized wave function for 1D box या of 1D box। 1D box का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेव फंक्शन को बताता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को। अभी हम आगे बढ़ाते हैं। आप फोर्थ वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपने एक वैल्यू कंपेयर करा था पीछे फ्रॉम फोर्थ पार्ट में, यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोगों को फोर्थ पार्ट देखना पड़ेगा इसका। फ्रॉम फोर्थ पार्ट वीडियो आप उसे देख लेना, थर्ड फोर्थ इक्वेशन जो भी थी, आपको मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर। 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर, ये आपको कंपेयर करके मिलेगा, जहाँ पे आपके पास 8 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास है पार्टिकल का 1D बॉक्स में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास है, ई एनर्जी और h स्क्वायर है। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो एनर्जी डायग्राम ही है, एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही पढ़ना है हमको ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स। 1D बॉक्स का क्या पढ़ेंगे हम, एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे। तो एनर्जी के लिए इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा आपके पास। तो और आपको एक बात और बता दूं कि आपने जब k की वैल्यू सॉल्व करी थी कंपेयर करके, तो k की वैल्यू मिली थी आपको n pi/l। k की वैल्यू होती है n pi/l, यहाँ पे मैं लिख भी दूं, k इज इक्वल टू क्या होता है आपका n pi/l, वेयर k इक्वल टू n pi/l। तो n pi/l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ चीजें मैं लिख लेता हूँ, इसे खोल लेता हूँ पहले। n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को, me अपॉन h स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप इसे एनर्जी E के लिए सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू आएगा आपके पास n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, n स्क्वायर h स्क्वायर और 8 नीचे m नीचे 8 ml स्क्वायर। तो आप इसे रेशनलाइज करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो 1D बॉक्स के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स। 1D बॉक्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये, वेयर n इक्वल टू एनर्जी लेवल है। अब सोचो कि अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास E n इक्वल टू 1 लेवल पर एनर्जी कितनी आने वाली है, 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अगर n की जगह अगर आप 2 पुट करोगे तो एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी,
2 का स्क्वायर जो कि 4h² अपॉन 8ml² आएगी। मतलब मैं आपको यहाँ पे सीधे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं हम 1D बॉक्स के लिए। आपको पता है बॉक्स है, 1 डायमेंशनल बॉक्स है, तो ऐसे रहने वाला है। तो मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि n की जगह आप जब 1 लगाओगे एनर्जी 0 नहीं हो सकती 1D बॉक्स के लिए। अगर 0 लेवल पर आप दिखाओगे तो यहाँ पर n = 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करते। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, n = 4 लेवल। 4 लेवल पे लगाओगे तो एनर्जी क्या क्या मिलेगी। जब आप एनर्जी 1 लगा रहे थे तो आपके पास जो एनर्जी आ रही थी वो क्या आ रही थी, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि आप इसे 1 लगा रहे थे तो एनर्जी आ रही थी आपके पास h² अपॉन 8ml²। जब यहाँ पे आप 2 लगा रहे थे तो ये आ रही थी आपके पास 4h² अपॉन 8ml²। और यहाँ पे लगा रहे थे 3 तो 9h² अपॉन 8ml²। यहाँ पे आप 4 लगा रहे थे तो 16h² अपॉन 8ml²। 16h² अपॉन 8ml²। तो अगर आप एनर्जी का डिफरेंस देखो ध्यान से तो आपके पास क्या लग रहा है 1, 4, 9 और 16। तो इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, इसकी 4h² अपॉन 8ml² है, h² अपॉन 8ml² तो कॉमन कर लोगे तो 4 में से माइनस करोगे तो इसका गैप है 3। ये 9 है और ये 4 है, तो इनका गैप जो आएगा वो 5h² अपॉन 8ml² आएगा। मैं एनर्जी लेवल बना दूं, ये 1 लेवल पर एनर्जी, 2 लेवल पर एनर्जी इतनी है, जब n = 3 है तो 3 लेवल पर एनर्जी इतनी है, जब 4 है तो 4 लेवल पर एनर्जी इतनी है। तो आपके पता है कि इसका गैप 3 का है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप बोल भी सकते हो कि इसका गैप 3h² अपॉन 8ml² आता है। इसका गैप आप बता सकते हो 5h² अपॉन 8ml² आता है। कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी 9 है और इसकी 4 है, माइनस कर लेंगे तो 9 में से 4, क्योंकि h² अपॉन 8ml² तो कॉमन है तो 5। और आपके पास ये एनर्जी गैप कितना है 16 है, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7h² अपॉन 8ml²। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस गैप को बनाते हो तो आप माइंड में सेट रखना कि आपको इसका गैप 3 लेवल पे दिखाना है। इसका थोड़ा बड़ा होगा 5 लेवल का, इसका और बड़ा होगा 7h² अपॉन 8ml² का। तो यही आपका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। आपने क्या किया है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1D बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है। psi = a sin 2π, psi = a sin n pi x अपॉन l, जहाँ पे n एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है और l जो है वो 1D बॉक्स की लेंथ है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, जब आप उसे नॉर्मलाइज करते हो, वो कैसे करते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू सॉल्व करके आती है वो आती है √2/l। तो psi = a sin √2/l sin n pi x अपॉन l नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये आता है। जहां पर आपने कंपेयर किया था कल 4th वीडियो में, मैंने बताया था k² = आ रहा था 8π² me अपॉन h²। k की वैल्यू आपको पता है n pi/l आई थी 4th वीडियो में, तो आपने n pi/l रखा, उसका होल स्क्वायर किया, सॉल्व किया e के लिए, तो n² h² अपॉन 8ml² आता है। सब याद रख सकते हो, n² h² अपॉन 8ml² आता है। n की जगह 1, 2, 3 लेवल पर लगाते रहे तो 1 लेवल पर एनर्जी इतनी, 2 लेवल पर इतनी, 3 लेवल पर इतनी, 4 लेवल पर इतनी, इनके गैप्स भी आप शो कर सकते हैं। तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा सरल सा तरीका है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये बहुत सिंपली आप इसे दिखा सकते हो। यहाँ पर एक चीज और कैलकुलेट करी जाती है, नोड पॉइंट। नोड पॉइंट कब काम आएंगे वो मैं भी बताता हूँ। फिलहाल आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आप इसको फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके फोटो ले लो, और मैं इसे मिटा करके आगे बढ़ रहा हूँ। आओ सीखें। अब हम इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम को हमने बता दिया, हम एनर्जी लेवल डायग्राम पर ही वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे। वेव फंक्शन प्लॉट फॉर 1D बॉक्स। 1D बॉक्स पर आपका वेव फंक्शन कैसे काम करता है कुछ बात को देखेंगे। फिलहाल आपको पता है कि वेव फंक्शन साइज इक्वल टू होता है √2/l sin n pi x अपॉन l। ये आपका वेव फंक्शन है 1D बॉक्स का, और इसको हमें ग्राफ को प्लॉट करना है एनर्जी लेवल डायग्राम पर। अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर उनके ग्राफ अलग अलग आएंगे, वेव की तरह ही आते हैं, वो भी सीखेंगे। अभी आपको पता है एनर्जी आपने अभी फॉर्मूला निकाला था, n² h² अपॉन 8ml² आई थी, इक्वेशन नंबर 2। इसी से ग्राफ वगैरह बनाना सीखेंगे। 1D बॉक्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, जो कि आपके पास ऐसा आया था। 1 डायमेंशनल बॉक्स है, 1 डायमेंशन में मोशन करते हैं। तो n = जिस समय 1 लेवल पे था, n = आपके पास 2 लेवल पे था, n = 3 लेवल पे था, n = 4 लेवल पे था,
n इक्वल टू 5 लेवल पे था, ये एनर्जी लेवल्स है। इस पर एनर्जी आपको पता है h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर सबके लिए कॉमन थी। इसके लिए कितनी आई थी 1 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आई थी। जब ये किया था तो 4 आया था, 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 रखने पे 9 n का स्क्वायर किया था तो 9 आया था, 9 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। 4 आया था तो 16 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये उस पूरा इनके एनर्जीज लेवल थे। अब हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं तो आपको ग्राफ बनाने के लिए वेव फंक्शन प्लॉट आप करने जा रहे हैं। वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो वेव फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं उसे सीखते हैं और वो सीखें। 1D बॉक्स के लिए हम वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे। तो वेव फंक्शन के लिए आपको देखो यहाँ पर आपके पास ये जो x डिस्टेंस थी वो x की वैल्यू आपके लिए है 0 और इस जगह पर x की जो डिस्टेंस है वो है l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की l डिस्टेंस का 1D बॉक्स है। तो n इक्वल टू 1 लेवल पर अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे n की जगह क्या लगाओगे फॉर n इक्वल टू 1 लेवल पर सोचो ध्यान से √2/l sin 1πx अपॉन l। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से समझना है इस बात को कि अगर आप इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 0, तो जिस समय आप x की जगह 0 लगाओगे तो साइन ये 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो साइन की वैल्यू आएगी 0। तो इस पॉइंट पर वेव फंक्शन कुछ भी नहीं आएगा। अब l वाले पॉइंट पे देखो, l वाले पॉइंट पर जब आप x की जगह l लगाओगे, x की जगह क्या लगाओगे l, तो l से l कट जाएगा और ये बचेगा sin पाई, और sin पाई की वैल्यू फिर से होती है 0। तो sin यहाँ पर भी वेव फंक्शन 0, यहाँ पर भी वेव फंक्शन, मतलब वेव कुछ भी नहीं आएगी। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका होता है l/2 पे चेक करो। n इक्वल टू 1 लेवल पे था तो 1 लगा दिया, l/2 लगाओगे। x की जगह जब आप l/2 लगाओगे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ जनरली, पाई अपॉन l था, x की जगह आप l/2 पे चेक करो तो ये बनेगा कटेगा sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू आती है 1 मतलब इस पॉइंट पर वेव आएगी कुछ जो कि सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। मैथ्स वालों को पता होगा -1 से +1 शो करते हैं वो मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो आपका 1 लेवल पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो 1D बॉक्स पर ऐसा ग्राफ आता है। 1D बॉक्स के लिए n इक्वल टू 1 लेवल पर एक ही वेव आई, ऐसी वेव आई, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व आएगा। अब n इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो जिस समय आप n इक्वल टू 2 के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे 2। अब सोचो 0 पे x इक्वल टू 0, जब आप 0 लगाओगे तो ये पूरा 0, साइन 0 की वैल्यू फिर से 0, तो यहाँ पर वेव फंक्शन नहीं आएगा। जब यहाँ पे आओगे तो x की वैल्यू होगी l, तो जब यहाँ पे l लगाओगे तो l से l कटेगा, sin 2π बनेगा, sin π 2π 3π सब 0 होता है, तो यहाँ पे फिर से वेव फंक्शन 0। अब देखो चेक करो, ये है आप इसके 3 हिस्से कर लो, l/2, 2l/2 और 3l/4, 4 हिस्से करो, l/4, 2l/4, 3l/4 और 4l/4, जो कि 4 ही बन जाएगा। तो आपके पास इसके आपने 4 हिस्से कर दिए। l/4 पे देखो, आप यहाँ पे l/4 लगाओ, आपको ये देखना है क्योंकि आपको पता है sin π/2 1 आता है और जो सबसे मैक्सिमम आता है, तो sin π/2 लाने के लिए आप इसे l/4 लगाओ, l से l कटेगा, 2 से 2 जब 4 होगा sin π/2 जो कि आएगी 1, तो sin l/4 पर आती है 1। तो यहाँ पर वैल्यू ऐसे आता है, ऊपर की तरफ आता है ये ग्राफ, और यहाँ पे फिर से 2l/4 लगाओ, तो 2l/4 लगाओगे तो l से l कटेगा, 2π अपॉन l है और इसकी जगह l/4 लगाओगे, l से l कटेगा, ये बनेगा आपके पास, सॉरी 2l/4 लगाना था, तो ये बनेगा 2 से 2 कटेगा, फिर से बचेगा sin पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, तो इस पे फिर से वेव फंक्शन 0। 3l/4 पे चेक करोगे तो -1 आता है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। फिर आप इसके 3 है तो आप इसके 6 से करो, l/6, 2l/6, 3l/6 जो कि होगा l/2, 4l/6, फिर 5l/6 और 6l/6 जो कि होगा आपके पास 6l/6 करने पे l ही आएगा। तो l/6 पे इसका ग्राफ मैक्सिमम आता है, फिर इस पे 0, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ग्राफ ऐसे चलता है। तो ये ग्राफ जब ऐसे चलता है तो आप कुछ चीजें देख, फिर यहाँ पे l/6 है तो ये l/8, 2l/8, 3l/8, बिल्कुल बीच पे 4l/8, 5l/8,
6l/8 और 7l/8। तो l/8 पे मैक्सिमम, 2l/8 पे कम, फिर 3l/8 पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आप अगर ध्यान से देखो तो एक बोला जाता है नोड पॉइंट। जब आपके पास वेव्स चलती हैं तो जहां पर वेव कुछ भी शो नहीं होती, वेव्स जब चल रही है, जैसे p ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पर आप बोलते हो ये नोड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते, लेकिन यहाँ नहीं घूमते। तो इस ऐसे पॉइंट को कहते हैं नोड पॉइंट। तो इसमें जैसे ये एक नोड पॉइंट है, यहाँ पे कितने नोड पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 2 नोड। ये 5l, ये ग्राफ थोड़ा गलत बना है, ये ग्राफ ऐसे जाना था 5l/6 पे मैक्सिमम, और फिर ऐसे। तो 2 नोड पॉइंट यहाँ पे, 1 2 3 नोड पॉइंट। तो नोड निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। सिंपली जितने n लेवल होता है उससे एक कम नोड पॉइंट होते हैं। तो n=1 पर एक भी नोड पॉइंट नहीं आया, एक भी नोड नहीं है। 2 लेवल पर n-1 बोलूंगा तो 2-1 एक नोड है। 3 लेवल पर n-1 3-1 2 नोड्स हैं, जबकि 4 लेवल पर 3 नोड्स हैं। तो नोड 0 1 2 3। तो ऐसे करके आपने इसका क्या बना दिया, वेव फंक्शन प्लॉट बना दिया। तो बहुत सिंपल है। वेव फंक्शन प्लॉट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी लेवल का फॉर्मूला था, n की जगह 1 2 3 4 5 रखा आपने, 1 2 3 4। तो फिर देखा आपने 1h²/8ml², 4h²/8ml², 9h²/8ml², 16h²/8ml²। 4 लेवल्स बने। 4 लेवल पर आपने देखा 1 लेवल पर एक भी नोड नहीं आता, तो ऐसा ग्राफ, फिर ऐसा ग्राफ, ऐसा। वैल्यूज भी बताइए मैंने किस पॉइंट पे मैक्सिमम आता है, किस पॉइंट पे मिनिमम आता है, और ऐसे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये जो ग्राफ चल रहे हैं वो वेव्स की टर्म में चल रहे हैं। तो ये वेव फंक्शन प्लॉट है फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स के 1 लेवल पर, 2 लेवल पर, 3 लेवल पर, 4 लेवल पर कैसे वेव्स प्लॉट होते हैं, ऐसे होते हैं। तो सिंपली बस यही था। एक चीज मुझे आपको और समझानी है, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूं। कहते हैं आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ग्राफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी जनरली ऐसे दी जाती है साई स्क्वायर से, या सिंपली ऐसे दी जाती है साई स्टार साई डी टाउ, या फिर सिंपली साई स्क्वायर भी कह सकते हो डी टाउ। डी टाउ की जगह आपको पता है 1D बॉक्स के लिए मैंने पहली वीडियो में बताया है, सॉरी दूसरी वीडियो में बताया कि इसकी जगह dx लिखते हैं। 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए dx लिखते हैं। साई स्टार साई है, 0 to l डिस्टेंस के लिए चल रहा था, 0 to l के लिए चल रहा था, ये करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कितना होता है? प्रोबेबिलिटी का ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही आता है जैसे कि है 1 लेवल पर, 2 लेवल पर, 3 लेवल पर और 4 लेवल पर। 1 लेवल पर ग्राफ प्रोबेबिलिटी का यही आता है, क्योंकि आप इधर साई स्क्वायर का ग्राफ खींच रहे हो, तो साई स्क्वायर का ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही बनता है। 2 लेवल पर ग्राफ, बस प्रोबेबिलिटी जो है वो निगेटिव नहीं होती इसलिए नीचे नहीं आता, अदरवाइज इसका ग्राफ ऐसे ही आता है एक नोड के साथ, ये नोड है। 3 लेवल पर अगर हम बात करें तो 3 लेवल पर अगर मैं इसको शो करूं तो 3 लेवल पर 1 2 मतलब एक लेवल, दूसरा और तीसरा, ऐसे करके 1 2 और 3। यहाँ जो ये आए थे 2 नोड पॉइंट 2l/6 और 4l/6 पे वही है। ऐसे ही 4 लेवल पर आपको बस ये जो नीचे बनाया है वो नीचे नहीं बनाने, ऊपर बनाना। तो ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हो जाता है। बहुत सिंपली याद रखने के लिए, नोड निकालने के लिए इसके लिए भी आप नोड पॉइंट निकालने के लिए वही काम करते हो जैसे हम वहां करते हैं। यहाँ पे भी एक नोड, 0 नोड, यहाँ पे 1 नोड, यहाँ पे 2 नोड, बस प्रोबेबिलिटी को याद रखना है, वो निगेटिव में नहीं आएगी। तो आज मैं आपके पास वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पे बात कर चुका हूँ, एनर्जी निकालने पे बात कर चुका हूँ, एनर्जी के साथ साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे बात कर चुका हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के बाद जब कभी भी आप किसी भी डायग्राम में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जब कभी भी आप एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो तो उसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बाद मैंने आपको वेव फंक्शन प्लॉट करना भी सिखाया है, आपको वेव कैसे कैसे बनती है, किस किस लेवल पर ये हाइट ऊपर क्यों गई, ये ऊपर क्यों गई, ये 0 क्यों हुई, वो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख के आपको दिखाया था। याद रखने के लिए आपको नोट के बेसिस पर आप इनके ग्राफ बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो ये वेव फंक्शन प्लॉट फॉर 1D बॉक्स और ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है फॉर 1D बॉक्स। काफी बड़ा टॉपिक मैंने छोटे से वीडियोस में बता दिया है आपको, और वीडियो फिर भी काफी लंबी हो गई है। बाकी आपको समझ आया होगा, होप आपको समझ आया होगा। और बाकी तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून, ये याद रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे वीडियो को।
और आप लोगों ने इतना प्यार बना के रखा है हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखेंगे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।